हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इटली का एकीकरण से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल रहेगा। जो भी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप है और इसी में फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है और यहाँ पे नीचे में इटली है। इसी का आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब इटली का एकीकरण हुआ था उससे पहले इटली अलग अलग भाग में टूटा हुआ था। जब फ्रांस में नेपोलियन शासन कर रहे थे, उसी दौरान 1797 में वह इटली पर आक्रमण करते हैं और इटली को 7 भाग में बांट देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में है पिडमोंट, यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे ये है नेपल्स और नीचे में है सिसिली, ये है सार्डिनिया, यहाँ पे है वेनेजिया जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, और ये जो देख रहे हैं रेड वाला, इस पर पोप लोगों का राज था। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं, उसी प्रकार ईसाई धर्म में पोप होते हैं, जो कि चर्च में रहते हैं और धर्म की बात करते हैं। इनका कहना था दोस्तों, मैं ईश्वर के बहुत ही करीब हूँ, इसीलिए जो कहना है मुझे कहो और मैं ईश्वर तक बात पहुंचा दूंगा। इन्हीं के माध्यम से अधिकतर यूरोप के देश में राज चलता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दौरान एक मेजनी नागरिक होते हैं इटली के, उन्हीं के मन में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जागता है। उन्हीं को लगता है सबसे पहले कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। उनका मानना था दोस्तों कि ईश्वर ने अगर पूरे इटली को बनाया है तो हम लोग इसको तोड़ के क्यों रखे हैं। तो उनका कहना था कि राजतंत्र समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पिडमोंट, इसी का एक राजा था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। यह भी चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, इसीलिए वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो कि संवैधानिक राजतंत्र चाहता हो। इसी बीच काउंट काबूर को ढूंढते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा का पूरा इटली का एकीकरण होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि काउंट काबूर बहुत ही तेज दिमाग के थे, वह कूटनीतिज्ञ थे, इसीलिए वह चाहते थे कि फ्रांस से दोस्ती करके इटली का एकीकरण आसानी से किया जाए, क्योंकि बगल में यहाँ पे ऑस्ट्रिया है और वही बाधा डाल रहा था कि इटली का एकीकरण ना हो। इसीलिए फ्रांस से दोस्ती करते हैं और उसके बाद इटली का एकीकरण करते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट में ही समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन आपको शॉर्ट में ही समझाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इटली का एकीकरण का जनक मेजनी को कहा जाता है। मेजनी का जन्म 22 जून 1805 को जिनेवा में होता है, जो कि इटली में पड़ता है। कार्बोनरी सोसाइटी, दोस्तों आपको बता दें कि गिबर्टी नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका काम था राष्ट्रवाद का प्रचार करना, जिसके माध्यम से इटली का आराम से एकीकरण हो सके। आगे दिया हुआ है यंग इटली। दोस्तों, आपको बता दें कि यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था 1831 में, जिसके माध्यम से वह इटली का एकीकरण करते हैं और वहां पे कुछ आंदोलन भी करते हैं। उसके बाद बड़े स्तर पर यंग यूरोप की स्थापना करते हैं 1833 में, जिसमें जितने भी यूरोप के सोच विचार रखते थे उनको इसमें शामिल करते हैं और एक बड़ा सा यंग यूरोप की स्थापना करते हैं। आगे दिया हुआ है इटली का एकीकरण पूरा किया काउंट काबूर। दोस्तों, आपको बता दें कि मेजनी के बीच में ही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद काउंट काबूर इसको पूरा करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इटली का एकीकरण का जनक कौन है, तो मेजनी, लेकिन इटली का एकीकरण को पूरा किसने किया, तो काउंट काबूर। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है दोस्तों क्रीमिया का युद्ध। जैसा कि आपको मैं बताया कि काउंट काबूर बहुत ही तेज दिमाग का था, वह चाहता था कि फ्रांस के मदद से हम इटली को एकीकरण करें, लेकिन बीच में ऑस्ट्रिया बाधा बन रहा था। इसीलिए आपको बता दें कि क्रीमिया का युद्ध फ्रांस और रूस के बीच होता है, जिसमें फ्रांस हारने वाला होता है। उसी बीच काउंट काबूर कुछ सेना को भेजकर नेपोलियन तृतीय की मदद करता है, जिसके बाद फ्रांस और काउंट काबूर में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद आसानी से इटली का एकीकरण हो जाता है। आगे दिया हुआ है इटली का तलवार।
इटली का तलवार दोस्तों गैरीबाल्डी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी आंदोलन किया था और इटली का एकीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आपको बता दें कि दक्षिण साइड में जो इटली का नेपल्स वाला एरिया था, वहां पे इन्होंने चढ़ाई करके वहां पे जीत लिया था। और यह एक नाविक थे दोस्तों। जब ये नेपल्स को जीत लिए तो पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने कहा कि आप यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, लेकिन गैरीबाल्डी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और फिर से नाव चलाने के लिए चले गए। इसीलिए दोस्तों भारत में एक नेता होते हैं लाला लाजपत राय, जो कि अपने किताब में गैरीबाल्डी का प्रशंसा करते हैं। आगे दिया हुआ है लाल कुर्ती का संगठन। तो लाल कुर्ती का संगठन दोस्तों गैरीबाल्डी ने ही किया था। दोस्तों गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का संगठन किया था। इसमें जो भी शामिल होते थे वह लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इसका नाम लाल कुर्ती है। आगे दिया हुआ है इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन। दोस्तों आपको बता दें कि इटली में जब एकीकरण हो रहा था उससे पहले फ्रांस में नेपोलियन शासन कर रहे थे, लेकिन नेपोलियन को देखकर यूरोप के अन्य देश के नागरिक भी वहां पे नेपोलियन को न्योता देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके से शासन व्यवस्था किया जाए। इसी बीच नेपोलियन आधे यूरोप को जीत लेते हैं। उसी बीच इटली पर भी आक्रमण करते हैं, जिससे वहां पर एकता की भावना जागता है। इसीलिए नेपोलियन को इटली की एकता का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह टॉपिक बहुत ही लंबा है और इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में समझाने का पूरा प्रयास किया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों कि भगत सिंह की फांसी के समय उनकी उम्र कितनी थी। इसका राइट आंसर था 23 वर्ष। और आज का पहला सवाल, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था। राइट आंसर है 1861, जिसके बाद वहां पर विक्टर इमैनुअल राजा बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया जाता है 1861 में, इटली का एकीकरण पूरा होने के बाद। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन कौन सा था। राइट आंसर है यंग इटली। अगला सवाल है, इटली का राजनीतिक दिमाग किसे कहा जाता है। राइट आंसर है काउंट काबूर। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण के समय किसने रेड शर्ट का नेतृत्व किया। राइट आंसर है गैरीबाल्डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इटली का पहला राजा बना। इसका राइट आंसर है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो कि पिडमोंट के राजा थे। अगला सवाल है, काउंट काबूर का संबंध किस राज्य से था। इसका राइट आंसर है दोस्तों पिडमोंट सार्डिनिया। अगला सवाल है, यंग इटली संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर है कि इटली का एकीकरण हो, यानी यह चाहता था कि इटली का एकीकरण किसी भी तरीके से हो जाए। अगला सवाल है, काउंट काबूर ने किस देश की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया। इसका राइट आंसर है फ्रांस। दोस्तों आपको बता दें कि काउंट काबूर फ्रांस से दोस्ती करते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं, जिसके बाद पूरा का पूरा इटली का एकीकरण आसानी से हो जाता है। अगला सवाल है, सोल ऑफ इटली के रूप में किसे जाना जाता है। राइट आंसर है जोसेफ मेजनी। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में मुख्य बाधा कौन था। राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, कौन सा राज्य इटली के एकीकरण का नेतृत्व कर रहा था। इसका राइट आंसर है पिडमोंट सार्डिनिया। दोस्तों आपको पता है पिडमोंट सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय होते हैं और वही चाहते हैं कि पूरा का पूरा इटली का एकीकरण हो, तो इसीलिए वह सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद वह काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होता है। अगला सवाल है, कौन सी घटना इटली के एकीकरण का अंतिम चरण था। राइट आंसर है रोम पर कब्जा। दोस्तों आपको बता दें रोम पर पोप लोगों का राज था, इसीलिए लास्ट में रोम बच जाता है, जिस पर कब्जा करके विक्टर इमैनुअल द्वितीय पूरा का पूरा इटली का एकीकरण करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जगह दे देते हैं, जिसे आज हम लोग वेटिकन सिटी कहते हैं। उसी वेटिकन सिटी में आज सिर्फ और सिर्फ पोप रहते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी।
अगला सवाल है 1860 में गैरीबाल्डी ने कौन सा किला जीता? इसका राइट आंसर है नेपल्स। यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ था इटली का मैप और यहाँ पे था नेपल्स। इसी को गैरीबाल्डी ने जीता था। अगला सवाल है यंग इटली आंदोलन किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर है जोसेफ मेजनी। अगला सवाल है इटली का एकीकरण किस तरह के राजनीतिक ढांचे के तहत हुआ? इसका राइट आंसर है संवैधानिक राजतंत्र। यानी इटली के एकीकरण से पहले वहां पर राजतंत्र था, लेकिन इटली के एकीकरण के बाद वहां पर संवैधानिक राजतंत्र हुआ। यानी राजा रहेगा लेकिन संविधान के हिसाब से काम करेगा। अगला सवाल है गैरीबाल्डी के नेतृत्व में रेड शर्ट्स ने किसे हराया? इसका राइट आंसर है नेपल्स और सिसिली के राजा को। अगला सवाल है जोसेफ मेजनी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है 1805। यहाँ पे आप सुधार लेंगे दोस्तों, 1805 हो जाएगा। अगला सवाल है इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुअल द्वितीय की भूमिका क्या थी? तो वह दोस्तों राजा थे, वही सपोर्ट कर रहे थे और काउंट काबूर एकीकरण कर रहे थे। अगला सवाल है कौन सा शहर इटली की राजधानी बना? राइट आंसर है रोम। दोस्तों आपको बता दें कि इटली की राजधानी आज भी रोम ही है और पहले भी रोम ही थी, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, जहां पर पोप लोगों का राज था। अगला सवाल है इटली के एकीकरण के लिए प्रेरित कौन से विचार थे? राइट आंसर है राष्ट्रवाद। इसी विचार ने इटली को एकीकरण किया था। अगला सवाल है जोसेफ मेजनी का उपनाम क्या था? राइट आंसर है इटली की आत्मा, यानी उसको इटली की आत्मा कहा जाता था। अगला सवाल है गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों को कौन से नाम से पुकारा? राइट आंसर है रेड शर्ट्स। दोस्तों आपको बता दें गैरीबाल्डी ने रेड शर्ट नामक संस्था की स्थापना की थी और वह 1000 लोगों का एक हुजूम बनाया था, जिसके बाद वह इटली के दक्षिण हिस्से पर आक्रमण करता है, जिसके बाद नेपल्स और सिसिली को जीत लेता है और उसके बाद विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप देता है और उसके बाद फिर नाव चलाने के लिए चला जाता है। अगला सवाल है जोसेफ मेजनी का सपना क्या था? राइट आंसर है स्वतंत्र और एकीकृत इटली। वह यह चाहता था कि इटली एक एकीकृत हो जाए और स्वतंत्र हो जाए। अगला सवाल है जोसेफ गैरीबाल्डी को कौन सा नाम दिया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों इटली का तलवार। इसको इटली का तलवार कहा जाता था क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज का लास्ट सवाल लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाना जाता है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करेंगे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।